नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आर.एस. अग्रवाल का जो गणित है वो चल रहा है और हमने प्रश्नावली का सवाल नंबर 25 तक आपको करवा दिया है। आज हम इससे आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 26 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 26 जो है हमारा किस प्रकार से है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ये ऐसा सवाल है कि एक इससे इतने प्रतिशत ज़्यादा है तो दूसरी उससे कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसा हमें एग्जाम्पल में ऐसा टाइप कर चुके हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर ए मतलब मान लिया है ये है अनिल और डी मतलब यहाँ पर मान लिया है ये है दीपक। अब सवाल में दिया है कि अनिल की आयु दीपक की ऊंचाई से। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दीपक से तुलना की जा रही है। पहले 60% अधिक है, 60% अधिक है अनिल की आयु, यानी कि ये अनिल की आयु 60% अधिक है दीपक की आयु से। 60% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, हमने ज्ञात है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। अगर इस 20% के मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएंगे 20 या 60, यानी 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 3/5। यानी कि जो अनिल की आयु है वो दीपक की आयु से 3/5 है। इसका मतलब अगर ये तुलना यहाँ पर दीपक की आयु से की जा रही है तो दीपक की आयु जो है ना वो प्रारंभिक है, यानी इनिशियल है। यानी कि अगर दीपक की आयु 5 यूनिट है, यहाँ पर 5 यूनिट जो है दीपक की आयु है, तो उससे 3 ज़्यादा यानी कि 8 यूनिट जो होगी वो अनिल की आयु होगी। ये इससे 3 ज़्यादा होगी। उसके बाद सवाल में आगे ज्ञात करना है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से। अब तुलना अनिल की ऊंचाई से की जा रही है तो कितने प्रतिशत कम है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर अनिल की 8 है तो ये कम है यहाँ पर 3, यानी कि 3 माइनस रहेगी और किस पर रहेगी, तुलना किससे की जा रही है। यहाँ पर तुलना यहाँ पर जो है अनिल की आयु से की जा रही है, यानी कि 8 से की जा रही है। तो जो कम रहेगी वो यहाँ पर 3/8 रहेगी। अब 3/8 की परसेंट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 लिखिए और प्रतिशत का साइन लगाइए, यानी कि ये कम होगी। यहाँ पर अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये हो जाएंगे 300/8%, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 8 तिया 24 यहाँ पर और 6 8 7 56, यानी कि 37.5%। चलिए तो सवाल नंबर 27 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27 है हमारा, आपको स्क्रीन पर देखना है। सवाल नंबर 27 है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि यहाँ पर वही है सवाल ए और बी वाला, ए बी। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि 25% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो ये है यहाँ पर 1/4 और ये कम है ए की आय बी की आय से। यहाँ पर तुलना बी की आय से की जा रही है, इसलिए ये जो 4 है वो बी की आय है। बी की आय अगर 4 है तो इससे एक कम होगी ए की आय, यानी कि 3। यहाँ पर ए की आय 3 होगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए की आय से देखना है कि बी की आय कितने अधिक है, तो यहाँ पर ये 1 अधिक है, 1 अधिक है और किस पर है यहाँ पर, तो ए की आय से तुलना की जा रही है तो बटे में इनिशियल वैल्यू ए की आय, यानी 1/3 अधिक है। और 1/3 को ही हम प्रतिशत वैल्यू आपने याद की थी पहली क्लास में, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, यानी 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंट वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर जो 28 है इस प्रकार से, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सवाल भी कम और अधिक वाला है, ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको करना है। उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 29 है कुछ इस प्रकार से, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। सवाल नंबर 29 में है 10% और 10% की 2 क्रमवार वैल्यू जो है कौन सी एकमात्र वैल्यू के बराबर है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आप देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत यहाँ पर 100 रुपये है, 100 रुपये है। उसके बाद उसमें पहले 10% की वृद्धि करी गई। अगर 10% की यहाँ पर मैं वृद्धि करूँ तो 100 का 10% 10 ही होता है, यानी कि 100 में 10 की वृद्धि कर दी तो ये वस्तु 110 हो जाएगी। फिर पुनः पहली बात तो इसमें 10% की वृद्धि करी गई, उसके बाद पुनः इसमें वापस से 10% की वृद्धि करी गई। अब इसकी कीमत क्या होगी,
तो आप कहेंगे कि 100 का 10% 10 होता है, तो इसमें 10 की और वृद्धि कर दो, ये हो जाएगा 120। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 10% की वृद्धि 100 में करी गई, इसलिए 100 का 10% 10 ही होता है, इसलिए ये 110 होगा। जबकि 110 में 10% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर 110 का 10% जो होता है वो यहाँ पर होता है 11, यानी कि अब 110 में 11 की वृद्धि होगी, तो ये हो जाएंगे 121। ये 121, यानी 100 में जब 2 बार क्रमवार वृद्धि करी गई 10 और 10% की, तो जो नेट चेंज जो आया उसी को हम बोलते हैं एकमात्र परिवर्तित मूल्य, या इसको अगर हम अंग्रेजी में बोला तो ये क्रमवार वैल्यू होती है। इनको अगर अंग्रेजी में बोला है तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट वैल्यू, जो कि होती है। तो 100 से यहाँ पर जो नेट चेंज आया है, यहाँ पर कितना चेंज आया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 21% का चेंज आया है, जबकि ये 10 और 10 मिलकर तो 20 ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसे समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले 10% की वैल्यू 100 पर थी और अब 10% की वैल्यू 110 पर होगी, तो जो नेट चेंज आएगा वो 21% का आएगा, 100 पर 21%। इसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसका नाम है सक्सेसिव परसेंट वैल्यू, सक्सेसिव परसेंट वैल्यू। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अगर 2 क्रमवार वृद्धि दिख रही है, यदि दो क्रमवार वृद्धि या कमी X% व Y% हो, तो एकमात्र परिवर्तित वैल्यू यहाँ पर एकमात्र परिवर्तित वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, वो है कुछ इस प्रकार से, प्लस माइनस का X प्लस माइनस का Y और प्लस माइनस का X इंटू Y बटा 100। ये हमारा सक्सेसिव परसेंट वैल्यू का नेट चेंज आता है, यानी इससे हम बिना 100 को माने कर सकते हैं, बिना X को माने कर सकते हैं। तो ये होता क्या है, X और Y, तो इसमें जो वैल्यू में चेंज आया वो दिया है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। यहाँ पर जो प्लस माइनस है, तो प्लस का साइन ये दर्शाता है कि यहाँ पर वृद्धि हुई है और माइनस का साइन ये दर्शाता है कि यहाँ पर कमी हुई है। अब वापस से सवाल नंबर 29 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29 में था, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हैं, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। यानी कि उसमें जो है x का मान भी 10% है और वृद्धि है, और y का मान भी 10% और वृद्धि है। अगर इसको इस फॉर्मूला में रखें तो हमारी जो वृद्धि आएगी, प्लस लेना है वृद्धि के लिए, यहाँ पर वृद्धि हुई तो हमें 10 भी प्लस का लेना है, प्लस y का मान भी प्लस का होगा क्योंकि दोनों वृद्धियाँ हैं, और फिर प्लस में यहाँ पर x इंटू वाई करना है, यानी 10 इंटू 10 और बटा 100। तो यहाँ पर देखें तो ये 1 0 से 1 0 कटेगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 10 और 10 ये हो जाएंगे 20, और प्लस में यहाँ पर 1 कम 1 होगा, तो ये हो जाएगी टोटल 21% की वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा 21% की वृद्धि। अगला सवाल भी सक्सेसिव परसेंट चेंज के ऊपर ही है, तो आइए इसको भी देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। यहाँ पर एक वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की गई, यानी कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो मूल्य था वो 100 रुपये था। अब इसमें जो है 33 रुपये दिया है तो हम 100 रुपये मानते हुए चलेंगे। माना कि जो वस्तु का मूल्य था वो 100 रुपये था, तब पहले इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। अगर इसमें 10% की वृद्धि करें तो यहाँ पर मूल्य कितना होगा, 100 का 10% 10 ही होता है, यानी मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 110 हो जाएगा। उसके बाद पुनः इसमें हमने 20% की वृद्धि की, पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। अब 110 का 20% कितना होता है, तो 110 का 20% होगा यहाँ पर 11 दूनी यहाँ पर 22, यानी कि 110 में 22 की ओर वृद्धि करी गई, तो इसका मूल्य हो जाता है 132। हम 100 को मानते हुए चलते हैं। अब सवाल में दिया है कि जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम अगर 100 को मानते, मतलब प्रारंभ अगर 100 से मानते, तो यहाँ पर अंतिम मूल्य था 132 यूनिट, 132 यूनिट लिख दें इसको।
उसके बाद इसी 132 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है 33 रुपये, यानी यही 33 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा 33/132। 1 यूनिट का मान 33/132 है। हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों साइड 100 से और मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये हमारा मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर अगर 33 से काटें तो ये हो जाए 33 चौके 132, और 4 से अगर 100 को काटें तो ये हो जाएंगे 25 रुपये, ये आएगा रुपये में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर अगले को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत के बराबर होगी। यानी हमें दो क्रमवार वृद्धियाँ करनी है, 20% और 20% की। हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y और प्लस माइनस का x इंटू वाई बटा 100। इसमें दो क्रमवार वृद्धि की गई है 20% और 20% की। तो इसमें x का मान भी 20 रखिए, फिर प्लस y का मान भी 20 रखिए, और फिर प्लस 20 इंटू में 20 बटा 100। ये हमारी नेट चेंज होगा। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये 20 और 20 40, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 20 और 20 40 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये होगा 44%। ये हमारी होगी एकमात्र क्रमवार वृद्धि, 44% की हो जाएगी। चलिए तो सवाल नंबर 31 को देखते हैं, सॉरी 31 को नहीं, सवाल नंबर 32 को देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी फलों के जो मूल्य था उसको 30% तक कम कर दिया गया और उसकी बिक्री में, इसी से परिणाम ये हुआ कि उसकी बिक्री में जो है 40% की वृद्धि हो गई। तो उससे उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें निकालना है। सवाल पढ़ते से लग गया कि ये भी सक्सेसिव परसेंट चेंज का है। इसमें बस फर्क इतना है कि x का मान जो है अब की बार हमें ऋणात्मक लेना है, क्योंकि 30% की यहाँ पर कमी करी गई। तो हमने लिखा यहाँ पर माइनस का 30, फिर लिखा प्लस का बाय, यानी कि बिक्री में जो है 40% अधिक हो गई। तो यहाँ पर बाय का मान लेंगे पॉजिटिव और x का मान लेंगे नेगेटिव। उसके बाद अगला है x इंटू वाई। जब x इंटू वाई का इंटू होगा यानी -3 और प्लस 40 का जब इंटू होगा तो ये आएगा ऋणात्मक, यानी कि 30 इंटू में यहाँ पर 40 और बटा 100। ये प्रभाव पड़ेगा इसकी विक्रय मूल्य पर। 40 में से अगर हम 30 को घटाएं तो ये यहाँ पर बचेंगे 10, और माइनस का यहाँ पर 3 0 0, यहाँ पर 0 0, और ये हो जाएंगे 4 3 यहाँ पर 12। अब 10 में से अगर 12 को माइनस करें तो ये आएगा माइनस का 2%। माइनस साइन ये दर्शाता है कि इसमें कमी होगी, यानी कि इसमें जो है 2% की कमी हो जाएगी विक्रय मूल्य में। यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर और सवाल दिए गए हैं तो हम इनको करते हैं। आप जानते हैं कि जो खर्चा होता है वो यहाँ पर खपत गुणा कीमत होता है, और एग्जाम्पल में मैंने बताया था अगर इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो अगर कांस्टेंट है यानी कि निश्चित है, ये अगर खर्चा निश्चित है तो ये खपत जिस हिसाब से चेंज होगी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी इसकी कीमत। यानी कि अगर खपत बढ़ती है यहाँ पर तो कीमत घटती है, और अगर कीमत बढ़ती है तो यहाँ पर खपत जो है घटती है, और उसी अनुपात में जिस अनुपात में दूसरी चीज़ बढ़ी या घटी है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर निश्चित है, हमें यहाँ पर खर्चे को अपरिवर्तित रखना है, खर्चे को नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर कीमत जिस हिसाब से चेंज होगी उसके रिवर्स रेशियो में इसकी खपत बढ़ेगी या घटेगी। अब सवाल में दिया है कि इसकी जो कीमत में है 40% की वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि 20% का मान होता है 1/5, तो यहाँ पर जो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 2/5, यानी कि इसकी कीमत में 2/5 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर चीनी की जो कीमत है पहले अगर 5 रुपये थी तो अब इससे 2 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अब हो जाएगी ये 7। चीनी की जो कीमत है वो 5 से 7 हो गई, ये इसमें परिवर्तन हुआ। हमें खर्चे को निश्चित रखना है, इसको बदलना नहीं है, तो इसकी जो खपत होगी वो इसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, यानी कि वो हो जाएगी 7 से 5 इसकी खपत घट जाएगी। अब ये कम हो गई तो कितनी कम हो गई यहाँ पर
आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है 2 कम हो गई, और किस पर कम हुई है, तो ये 7 पर कम हुई है। यहाँ पर जो खपत में जो कमी आएगी वो 2/7 के रेशियो में आएगी। 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 28.4/7%। 28.4/7%। आप जानते हैं कि 1/7 जो होता है वो होता है 14.2/7%। अगर मैं इसके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगी 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंट वैल्यू 28.4/7%। ये होगा हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 34 है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? यानी चीनी का हमें घटा हुआ मूल्य बताना है, अभी का मूल्य। सवाल में दिया है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो उसमें कोई गृहिणी 1116 रुपये में जो है यहाँ पर 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो आपको निकालना है कि इसका घटा हुआ मूल्य कितना है। आप मान लीजिए कि पहले आप 1116 रुपये खर्च कर रहे थे, उसमें कुछ क्वांटिटी में चीनी आ रही थी, मान लीजिए कि x क्वांटिटी में चीनी आ रही थी। आप 1116 रुपये पहले खर्च कर रहे थे और x क्वांटिटी में चीनी आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, उसका 10% मूल्य कम हो गया, लेकिन तब भी हम कम होने के बाद भी उतने ही रुपए दे रहे हैं। उतने रुपए में ये इतनी ही जो है चीनी ज़्यादा आ रही है। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, मान लीजिए कि हमें जो पहले x क्वांटिटी चाहिए थी उतनी ही चीनी चाहिए, वो कितने रुपये में मिलेगी हमें ये निकालना है। तो x क्वांटिटी इसमें जो है हम पहले 1116 रुपये खर्च कर रहे थे, अब हमें इससे 10% रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 1116 का जो 10% होगा, 10% ये रुपये मुझे कम खर्च करने पड़ेंगे। 10% होगा यहाँ पर 111.6, ये रुपए मुझे अब एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अगर मैं ये रुपए ना दूं, यानी कि इसके 10% ना दूं, तो मुझे चीनी उतनी ही मिलेगी जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन मैं ये रुपए ज़्यादा दे रहा हूँ। इस रुपए में अगर मैं इतना ज़्यादा दे रहा हूँ तो इसमें मुझे जो है ना बदले में जो चीनी मिल रही वो 6.2 kg चीनी मुझे एक्स्ट्रा दी जा रही है। अब मैं इतने रुपए अधिक दे रहा हूँ और इतने रुपए में मुझे इतनी जो चीनी है वो अधिक मिल रही है। तो मुझे अभी वर्तमान का 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है, यानी कि 111.6 का मूल्य 6.2 किलोग्राम है और मुझे 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो 6.2 kg से इधर भाग दे दीजिए, तो ये होगा 111 पॉइंट यहाँ पर 6/6.2, ये बराबर होगा 1 kg का, और मुझे इसी का मूल्य निकालना है। यहाँ पर मैं देखूँ तो दशमलव से दशमलव हट जाएगी, क्योंकि दोनों के बाद एक ही अंक ही हैं यहाँ पर। अब 62 से अगर काटना है मुझे तो ये जाएगा 62 कम 62, और बचेगा यहाँ पर 38 और 11 यहाँ पर 49, यानी 496। ये चला जाएगा लगभग 8 बार में, 8 बार में, यानी 8 रुपया प्रति kg हमारा जो है मूल्य आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा जो वर्तमान मूल्य है। ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।